नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने पिछले व्याख्यान में कन्फ्यूशियस महान विचारक के बारे में अध्ययन किया। उसी अनुक्रम में हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में सामान्य जानकारी एवं उनके जो लेखन कला के अंतर्गत आते ग्रंथ हैं अध्ययन करेंगे। देखिए, संत थॉमस एक्विनास मध्य युग में पैदा हुए, जो कि 1225 ईस्वी से 1274 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। ये इटली के नेपल्स राज्य में आने वाले एक्विनो नामक नगर में पैदा हुए। उनके एक्विनो नामक नगर में पैदा होने के कारण उनका नाम एक्विनास किया गया। तो ये ध्यान रखने वाला एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि एक्विनास जो नामकरण हुआ वो एक्विनो उनका जो नगर था, उनका जो स्थान था, उसके संबंध में रखा गया, जो इटली के नेपल्स राज्य में आता है। देखिए, संत थॉमस एक्विनास ने विभिन्न विचारधाराओं का मतभेद रहते हुए बहिष्कार किया, लेकिन वे अरस्तु से कहीं न कहीं अधिकतम वैचारिक दृष्टि में समानार्थी विचार रखते हैं। प्लेटो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जो राज्य की उत्पत्ति का जो फॉर्मूला है वो इनसे कहीं न कहीं संबंधित है। सामाजिक दृष्टि से या समाज को आवश्यकता थी राज्य की, लेकिन उसमें ये नई चीज़ प्रस्तुत करते हैं कि उसमें अध्यात्म धर्म के माध्यम से या चर्च के माध्यम से अपने विचारों को ये संकलित करते हैं। उन्होंने इस संबंध में बताया कि मानव बौद्धिक व विवेकशील है, यानी बौद्धिक क्षमता मनुष्य रखता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। विवेकपूर्ण निर्णय वह लेता है जो क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, या क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इस तथ्य पर निर्भर करता है। तो इसका वे पूरी तरह से अपने विचारों में समावेश करते हैं। मानव पापी नहीं है, ये उन्होंने कहा है। उनके अनुसार मानव की बुद्धि व विवेक सीमित है। मानव क्रमशः भौतिक, सामाजिक, दर्शन व ज्ञान प्राप्त करता है, यानी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, एक दृष्टा की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से देखते हैं। तो ये सारी विशेषताएं मनुष्य के स्वभाव में समाहित हैं। राज्य, सरकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही तथ्य है ये कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, प्रायोगिक या अनुभविक दृष्टि से, इसे भौतिक दृष्टि में हम समाहित करते हैं, वो सारी मनुष्य की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करने के लिए राज्य और सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इस कार्य को वो करते भी हैं। लेकिन ईश्वर एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति उस दैवीय सत्ता या उस परमेश्वर या उस अदृश्य शक्ति के माध्यम से ही की जाती है। वो आवश्यकताएं जो
आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना स्थान रखती हैं, वह पूरी तरह से ईश्वरीय दृष्टि पर अपना प्रभाव रखती हैं, ईश्वरीय दृष्टि से स्वयं प्रभावित होती हैं, और अध्यात्म या जिसे मेटाफिजिकल साइंस कहते हैं हम, उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार एक साधन है, इस साधन के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। यानी राज्य और सरकार साधन मात्र हैं। देखो, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। साधन के माध्यम से आदमी गंतव्य प्राप्ति करता है, लेकिन गंतव्य प्राप्ति का जो मूल स्थान है वह साध्य होता है। उस साध्य का महत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साधन का जो कार्य है वह उसको उस स्थान तक ले जाना, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस साध्य की प्राप्ति के लिए वह भौतिक आवश्यकताओं के माध्यम से या अध्यात्म के माध्यम से वह ईश्वरीय प्राप्ति या फिर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करना निश्चित करता है। एक्विनास के अरस्तु से संबंधित विचारों एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाया था, इसीलिए इसे मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। यानी मध्यकालीन जो समय था उसमें इनका जन्म हुआ। उस दृष्टि से इन्हें अरस्तु के प्रभाव या अरस्तु की विचारधारा से पूरी तरह से ओतप्रोत होने के कारण इनको उस समय का अरस्तु होने का प्रमाण या इस तरह का एक सम्मान दिया गया कि यह उस समय के अरस्तु माने जाते हैं। यानी मध्य युग का जो प्रारंभिक दौर था वो इन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। तो मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? अगर लघुत्रात्मक दृष्टि से या अति लघुत्रात्मक दृष्टि से प्रश्न आता है एक वाक्य का, तो उसमें हम इसका उत्तर यही लिखेंगे कि मध्य युग का अरस्तु संत थॉमस एक्विनास को ही कहा जाता है। ये अपने मस्तिष्क में रखना एक छात्र के, विद्यार्थी होने के नाते अति आवश्यक है। अरस्तु की तरह ही एक्विनास के राज्य उत्पत्ति का आधार सामाजिक माना है, जिस तरह अरस्तु मानते हैं। अरस्तु के अनुसार विधि के शासन को भी उसी तरह इन्होंने स्वीकार किया कि वो जो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, वह पूरी तरह से अरस्तु के ही विचारों पर आधारित है। और अरस्तु की दास्ता संबंधी, संपत्ति संबंधी वैचारिक जो पद्धति है या उनके जो विचारों का संगम है, वह एक्विनास के विचारों से कहीं न कहीं प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत जुड़ा हुआ है। अब हम इनके लेखन से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित हम कुछ यहाँ पर तथ्य रखते हैं। जैसे इनकी रचनाओं में मूल रूप से 2 प्रमुख हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो तकरीबन 4 मिलती हैं। हालांकि इनके अलावा और भी हैं, उनको हम आगे बताएंगे। तो पहली है कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, अर्थात अरस्तु की पॉलिटिक्स पर व्याख्यान या उस पर टिप्पणी, उस पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण। यानी अरस्तु की पॉलिटिक्स जो पुस्तक है उस पर एक्विनास ने अपने विचारों को प्रकट किया, उनकी कमेंट्री की। फिर है ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस, यानी राज्य का या राजा का क्या कानून है। फिर है सुम्मा थियोलॉजिका, ये उसी भाषा में लिखी गई, सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक है। फिर है सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स, थियोलॉजिका जेंट्रा कंटाइल्स, आगे सुम्मा लगा हुआ है। ये इनकी 2 कृतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अध्ययन की दृष्टि से इनको अपने जहन में रखना अति आवश्यक है।
एक्विनास के शिष्य एक हुए, उनका नाम लक्का है। लक्का टॉलमी ने ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस के कार्य को पूर्ण किया था। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार अरस्तु ने राज्योत्पत्ति का सिद्धांत दिया, उसी प्रकार से थॉमस एक्विनास ने भी माना कि राज्योत्पत्ति सामाजिक कारण से हुई है, लेकिन एक्विनास ने राज्य की प्राथमिकता के बजाय चर्च को प्रभावी या प्राथमिक दृष्टि से माना। प्रोफेसर डनिंग ने उन्हें सभी विद्वानों के क्रम में सर्वाधिक महान विद्युतावादी माना है। यानी विद्युतावादी दार्शनिकों की फहरिस्त में अगर हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो संत थॉमस एक्विनास डनिंग के द्वारा सबसे उच्च स्थान रखते हैं। इनका जन्म इटली के नेपल्स राज्य में, जो कि एक्विनो नामक स्थान है, सन 1225 में हुआ था। इनकी जो दो अन्य रचना है, टू द किंग ऑफ साइप्रस ऑन किंगशिप, तो इस तरह से तकरीबन 4 और 2 6 रचनाएं हैं। इनको हमें अपनी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं किसी प्रश्न का तो इन पुस्तकों के लिखने से या उनके बारे में जानकारी देने से हमारे नंबरों में, हमारे प्राप्तांकों में वृद्धि होने की काफ़ी संभावना एवं निश्चितता बनी रहती है। यह बिल्कुल सत्य है। तो विद्यार्थी होने के नाते ये सारी चीज़ें ध्यान रखना अति आवश्यक है। धन्यवाद।